हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th विषय इतिहास मॉडल पेपर नंबर 3 आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मॉडल है। ये किसी भी डैश वर्क का मॉडल पेपर नहीं है, ये हमारे स्वयं के विवेक के आधार पर बनाया गया मॉडल पेपर है और आपको इस मॉडल पेपर से बहुत अधिक प्रश्न है परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप धैर्य रखिए। इसके अलावा हमें आपके 3 और 4 जो मॉडल पेपर है लगातार अपलोड कर देंगे। उसके बाद जितने भी मॉडल पेपर रहेंगे हमारे पास उसकी पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सेंड कर दी जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरबीएससी क्लास 6 से 12th। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे है, तो वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए ताकि आपको अच्छा फ़ायदा होगा। उस ग्रुप के अंदर साथियों हम क्या करेंगे, 10-10 मॉडल पेपर तो आपको क्या आते हैं, डैश वर्क आते हैं, संजीव डैश वर्क के डाल देंगे और 10 मॉडल पेपर हम स्वयं बना कर डालेंगे तो कितने हो जाएंगे 20 मॉडल पेपर। अगर पर डे एक मॉडल पेपर पढ़ोगे ना तो भी ये 80 नंबर का जो आंकड़ा है आपके नज़दीक आने वाला है। तो चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिए। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हो तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते हो। अपनी मेहनत पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के आप ईश्वर के साथ भी अपना है और रिश्ता जोड़ पाओगे। इसके अलावा जो सफलता है वो सफल बनने का कोई सीधा गणित नहीं होता है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें संघर्ष करना पड़ता है, समर्पण होना पड़ता है और साथ ही साहस के साथ अच्छी तैयारी करनी होती है। तब जाकर के हमें क्या मिलती है, बड़ी सफलता मिलती है। कौन सी सफलता मिलती है, बड़ी सफलता मिलती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो आप सभी से निवेदन है, आप भी अपनी परीक्षा तक इतनी मेहनत कर लो कि आपके जब रिजल्ट आए तो उस रिजल्ट के अंदर 80 में से 80 अंक इतिहास आपके जो मार्कशीट है उनके अंदर छपा रहेगा और ये इतिहास है आपकी सारी उम्र तक लोगों को प्रभावित भी करेगा और अपने माता पिता का नाम रोशन भी आप करने वाले हो। तो लगातार अच्छी मेहनत कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को आप सभी अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मूर्य किस पत्थर से है वो बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर होगा जो सेलखड़ी पत्थर है उससे हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मूर्य हैं वो सेलखड़ी पत्थर से बनाई गई थी। दूसरा सवाल है, प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2022 के अंदर सवाल पूछा गया है और इसका सही आंसर था वाकाटक वंश की क्या थी, प्रसिद्ध शासिका थी। आगे हमारा सवाल संख्या 3 है कि श्लोकों की तुलना करके महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में विद्वानों का कितना समय लगा था। तो इसका सही आंसर होगा विद्वानों को है वो 47 वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट है अगला सवाल, खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी। तो इसका सही आंसर है कि गुरु गोविंद सिंह ने है वो खालसा पंथ की क्या डाली है, नींव डाली थी। नेक्स्ट अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का पहला सर्वेक्षण मानचित्र किसने तैयार किया था। तो आपको याद है कि विजयनगर साम्राज्य का जो पहला सर्वेक्षण मानचित्र है वो कर्नल कोलिन मैकेंजी द्वारा तैयार किया गया था। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अगला हमारा सवाल है, भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था। तो भारत का पहला सर्वेयर जनरल है वो कर्नल कोलिन मैकेंजी को बनाया गया था। नेक्स्ट अगला सवाल है, आईनी ए अकबरी यानी आईनी ए अकबरी की रचना किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा अबुल फजल ने है आईनी ए अकबरी की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल, मुगल काल का रजमनामा किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद है। तो इसका सही आंसर होगा महाभारत का है वो अनुवाद है। ठीक है, किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद है, तो महाभारत का अनुवाद
है। इस प्रकार से काफ़ी कठिन टाइप के सवाल है, आपको याद रखना है। और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल अगला हमारा है, बंगाल आर्मी की पौधशाला किस रियासत को कहा जाता है? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको याद होना चाहिए अवध जो रियासत है उस रियासत को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। अगला सवाल संख्या 10 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन है और सन 1942 के अंदर प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल संख्या 11 है, संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा 11 सत्र हुए थे। आगे सवाल संख्या 12 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने है संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव है वो पेश किया था। तो ये 12 सवाल इस प्रकार से आएंगे और इसको प्रश्नों को है 12 में से 12 नंबर आपको प्राप्त करना है। आगे दूसरा सवाल आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक रिक्त स्थान आपके 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला रिक्त स्थान है आपके 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद है वो कौन सा था? मगध महाजनपद था। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2016 के अंदर ये सवाल आया हुआ है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजन कौन सा था? तो मगध था। ठीक है, दूसरा है हिंदू धर्म की एक परंपरा वैष्णव है तो दूसरी शैव है। ये माध्यमिक शिक्षा परीक्षा जो बोर्ड परीक्षा है 2013 के सवाल ही इसके अंदर छपा था। आगे तीसरा खाली स्थान है, साइक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। तो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न है कि जो साइक संधि है वो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था है। आगे पांचवा खाली स्थान है, मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आए थे। ठीक है, तो मोहनदास करमचंद गांधी है 2 दशक के बाद विदेश से भारत आते हैं और भारत कब आते हैं? जनवरी 1915 के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सवाल संख्या 5, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी के अंदर लागू किया गया था। तो ये खाली स्थान थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे आपको, लेकिन इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, आपको निश्चित रूप से अच्छा फायदा होगा। ठीक है, हम आपको ये विशेष रूप से बता रहे हैं कि ये प्रश्न किस परीक्षा किस वर्ष आया था। ठीक है, अगला अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है भारतीय पुरातत्व का जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दूसरा सवाल है, धर्मशास्त्रों में वर्णित नियमों के अनुसार वेश्यों को कौन से कार्य करने अपेक्षित है थे? ठीक है, तो वेश्यों को है वो कौन से कार्य करने अपेक्षित है? तो आपको लिखना है वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना और कृषि गोपालन आदि और व्यापार अपेक्षित था। ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला तीसरा सवाल है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य कब वह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो आपको याद रखना है, ये प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2016 के अंदर पूछा गया है और आपके भी 22 के अंदर वापस पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है 1919 के अंदर है वो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था। और इसने तैयार किसने किया था? तो V.S. सुकंताकर ने है और इसको तैयार किया था। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है। आगे सवाल संख्या 4 है, किताब उल हिंद नामक कृति निम्नलिखित में से किसकी रचना है और यह कौन सी भाषा में लिखी गई थी? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2012 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। तो आपको याद रखना है अरबी भाषा में लिखी थी ये, और ये किताब उल हिंद नामक जो रचना है ये अल बरूनी की थी। किसकी थी? अल बरूनी की रचना थी। ठीक है, अति महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह है, आप लगातार पढ़ते रहे और बार बार इनको सुनते रहे।
अगला 5वां सवाल है, अगर आप अजमेर की यात्रा करेंगे तो वहाँ स्थित किस सूफी संत की दरगाह की जियारत करेंगे? ठीक है, ये प्रश्न है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2015 के अंदर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की है वो हम जियारत करेंगे। ठीक है, अगर हम अजमेर जाते हैं तो वहाँ स्थित सूफी संत की दरगाह है और किसकी जियारत करेंगे हम? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जियारत करेंगे। ठीक है, यानी यात्रा करेंगे। अगला सवाल संख्या 6 है, हम्पी नाम का आविर्भाव किस स्थानीय देवी के नाम से हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा पंपा देवी। कौन सी स्थानीय देवी थी? पंपा देवी। अगला 7वां सवाल है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा क्यों और किसने बनवाया था? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2014 के अंदर सवाल पूछा गया है। तो आपको याद रखना है जो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है वो अकबर द्वारा बनवाया गया था। और ये क्यों बनवाया था अकबर ने ये गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में यानी याद में बुलंद दरवाजा का है निर्माण करवाया था। तो ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में कौन सा किला बनवाया था? यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में है और फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला का बनवाया था। क्या नाम था किला का? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, अगला सवाल है, सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मुस्लिम राज्य की मांग किसने की थी? ये प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2015 के अंदर पूछा गया है। और ये जो सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मुस्लिम राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था कवि मोहम्मद इकबाल। क्या था? कवि मोहम्मद इकबाल इनका नाम था। आगे सवाल संख्या 10 है कि 1971 में बंगाली मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान से अलग होने का फैसला लेकर जिन्ना ने किस सिद्धांत को नकार दिया था? यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013 के अंदर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा जो जिन्ना थे उन्होंने द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत को नकार दिया था। कब? 1971 में बंगाली मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान से अलग होने की फैसला लेकर जिन्ना ने द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत को है वो नकार दिया गया था। आगे सवाल संख्या 11 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी क्रांतियों को हवाला देते हुए संविधान निर्माण के इतिहास को ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध किया था? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के हवाला देते हुए संविधान निर्माण के इतिहास को ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 12वां सवाल है, संविधान सभा के किस सदस्य को संविधान सभा की चर्चाओं पर है ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सहाय साया दिखाई देता था? तो इसका सही आंसर था सोमनाथ लाहिड़ी है। और संविधान सभा के जो सदस्य हैं सोमनाथ लाहिड़ी संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सहाय साया दिखाई देता था। तो ये भी प्रश्न काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। अगला हमारा ब खंड के अंदर है लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और आपका चौथा सवाल है कि महाभारत की भाषा एवं विषय वस्तु पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो आपको लिखना है महाभारत की भाषा, पहले हेडिंग लगाना है, उसके बाद आपको लिखना है कि महाभारत संस्कृत भाषा में है किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत में कहीं अधिक सरल है। और विषय वस्तु की बात करें तो इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षक आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ होती है और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक नियत रहता है। तो ये महाभारत की भाषा और विषय वस्तु पर आपको नॉर्मल सी टिप्पणी लिखना है। ठीक है, महाभारत किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। छोटा सवाल है तो भी आपको उत्तर याद होना चाहिए। 5वां सवाल है, सांची कनखेड़ा की इमारतों की खोज में अलेक्जेंडर कनिंघम के योगदान का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आपको लिखना है भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत
सांची खनखेड़ा, जो सांची खनखेड़ा की इमारतें हैं, और बुद्ध की मूर्तियों और प्राचीन तोरण द्वार के अवशेष है, वो यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम में इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया और उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेज पुस्तक में लिखा है कि भोपाल की नवाब शासनकाल 1868 से 1901, शाहजहाँ बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल यानी भोपाल का इतिहास से 1876 में HD बारस्टो ने इसका अनुवाद किया था। तो यह था सांची खनखेड़ा की इमारतों की खोज में अलेक्जेंडर कनिंघम का योगदान। ठीक है, आगे सवाल संख्या 6 है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, वह क्या, कीजिए। ठीक है, कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर पूछेंगे ताकि आप परीक्षा को इतिहास को अच्छी तरीके से पढ़ करके जाओगे, तभी उनका उत्तर दे पाओगे। तो आपको लिखना है छठी ईसा पूर्व जो प्रथम शताब्दी का काल है और विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान से जरथुस्तर जैसे चिंतक, चीन में बुंगतस्की, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ और उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। साथ साथ वह इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे और ये मनुष्य सामाजिक और आर्थिक जीवन में कई तरह के बदले हालातों को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। इस कारण है और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। ठीक है साथियों, अगला 7वां सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जैन दर्शन की महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है। यह प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2015 के अंदर पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। ये माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है और जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन धर्म का या जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्रण से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है और जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह न करना, ये 5 व्रत है वो कौन करते थे? जैन साधु और साध्वी इनका है वो पालन करते थे। तो आपको याद रखना ये कौन कौन से थे कि हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह न करना। ये भी प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है 8वां, किताब उल हिंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अरबी भाषा में लिखी गई अल बिरूनी की कृति यानी पुस्तक कह सकते हो या रचना कह सकते हो। किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, इसके अलावा भार तोल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, माप तंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर जो है 80 अध्यायों में विभाजित है। लेखन की विशिष्ट शैली सामान्यतः अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता है, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना की गई है। तो इस प्रकार से आपको है किताब उल हिंद जो रचना है अल बिरूनी की, उन पर जो संक्षिप्त टिप्पणी को आपको बोला है, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक ये अरबी भाषा के अंदर लिखी गई है,
एक ये 80 अध्यायों के अंदर विभाजित की गई है और इसके अंदर जो विषय सम्मिलित किए गए हैं जैसे दर्शन हो गए तैयार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा हो गई, सामाजिक जीवन का वर्णन हो गया, भार तोल हो गया, मापन विधियाँ हो गई, मूर्ति कला हो गई, कानून हो गया, माप तंत्र विज्ञान हो गया। इस प्रकार के विषय इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। अगला नवा सवाल है, फ्रांसवा बर्नियर ने पूर्व वह पश्चिम की तुलना किस प्रकार की है? तो आपको याद रखना है, तो फ्रांसवा बर्नियर ने है और बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। ठीक है, उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 16वें को समर्पित किया और उसके कई अन्य कार्य है और प्रभावशाली अधिकारियों को और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में विकास की तुलना को दयनीय बताया था। तो साथियों, इस प्रकार से फ्रांसवा बर्नियर ने है और शासक कौन सा था? यहाँ पर शासक लुई 14वां है। ठीक है साथियों, 16वां नहीं है, सॉरी, इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ये सही लिखा हुआ है लेकिन मैंने बोल गलत दिया, लुई 14वां है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूर्व पश्चिम के अंदर अंतर बताया है। आगे हमारा सवाल संख्या 10 है कि कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किस रूप में प्रसिद्धि हासिल की? तो आपको लिखना है, 1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षक और मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था और 1821 में अपनी मृत्यु तक वह इस पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेशक के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया था। अगला 11वां सवाल है, 16वीं एवं 17वीं सदी के आरंभ में कृषि समाज के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? तो आपको इसका सही आंसर है कि 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास के मुख्य स्रोत है आईन-ए-अकबरी। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है आईन-ए-अकबरी में खेतों के नियमित जो जुताई की तसली करने के लिए राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए और राज्य वह ग्रामीण सत्तापोशी यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे उनका लेखा जोखा है वो पेश किया गया है। इसी के साथ गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान से प्राप्त महत्वपूर्ण दस्तावेज मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए 17वीं व 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेज सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी है वो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर पॉइंट है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज। ये पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच तने झगड़ों को दर्ज करते हैं। तो यह है 16वीं 17वीं शताब्दी के आरंभ में कृषि इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोत। ठीक है, अगला सवाल संख्या हमारा 12 है कि अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था? ठीक है, तो अकबर के शासन में भूमि वर्गीकरण है इस प्रकार से किया गया था। पहला आपको लिखना है जो पोजल वह जमीन है, पोजल, पराती, चच्चर और बंजर। ठीक है, अब पोजल भूमि क्या होती है? यानी पोजल वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है, वह कौन सी ज़मीन कहलाती है? पोजल ज़मीन कहलाती है। दूसरी है परोती वह ज़मीन है, यानी परोती ज़मीन किसे कहेंगे हम? वह ज़मीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस
पा सके। ठीक है, तो इसे हम देखो हमारी भाषा के अंदर कहते हैं कौन, जैसे हम एक फसल करते हैं उसके बाद खाली ज़मीन छोड़ते हैं तो मारवाड़ी के अंदर इसे कहते हैं अड़ाव। क्या रखना? अड़ाव रख दिया है 1 साल के लिए, फिर वापस फसल बो देते हैं, तो ये होता है अड़ाव। और जो रेगुलर ट्यूबवेल से खेती करते हैं हर खेती, तो उसको हम पोजल ज़मीन कहते हैं। ठीक है, अपनी भाषा के अंदर याद कर लो। अगला तीसरा सवाल है, चच्चर हुआ ज़मीन है। चच्चर ज़मीन कौन सी है? जो 3 या 4 वर्षों पर खाली रहती है। ठीक है, और बंजर उस ज़मीन को कहते हैं जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों तक खेती नहीं की गई है, उस ज़मीन को क्या कहा जाता है? उस ज़मीन को है बंजर कहा जाता है। तो अकबर ने ज़मीन का वर्गीकरण 4 भागों के अंदर किया था। पहला आपको याद रखना है पोजल, दूसरा याद रखना है परोती, तीसरा लिखना है चच्चर और चौथा लिखना है बंजर। ठीक है, इतना ही लिख करके आओगे ना तो भी आपको 2 नंबर में से 1 नंबर मिल जाएगा। आगे सवाल संख्या 13 है, मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो आपको लिखना है, मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन की प्रांतों सूबों में दोहराया गया था। केंद्र के सामने मंत्रियों के अनुरूप अधीनस्थ, दीवान, बख्शी और सदा होते थे। प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर सूबेदार होता था, जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बंटा हुआ था। इन इलाकों में फौजदारों को विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों के साथ रखा जाता था। परगना स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख में 3 अर्थ वंशानुगत अधिकारियों और कानूनगो चौधरी और काजी द्वारा की जाती थी। ठीक है, तो यह था मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन। और इसके आगे अति महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है और इस सवाल का छपना तय है आपकी परीक्षा के अंदर। इस्तमरारी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं और ये बंदोबस्त सर्वप्रथम कब और कहां पर लागू किया गया था? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा वर्ष 2015 के अंदर ये सवाल पूछा गया है। और इससे संबंधित चाहे छोटा सवाल हो या बड़ा सवाल हो, एक सवाल तो 100% आपकी परीक्षा के अंदर छपेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम बंगाल में औपनिवेशिक शासन स्थापित किया गया था तथा वहां भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली लागू की गई है। और जिसके तहत सन 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी, जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। ठीक है, और जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनकी राजस्व वसूल करने के लिए उनकी जो संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। इसे ही इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है। ठीक है, आपको छोटे छोटे सवाल अगर पूछे जाते हैं इससे संबंधित, तो आपसे पूछा जाएगा इस्तमरारी बंदोबस्त है वो कहाँ लागू किया गया? तो बंगाल के अंदर। ठीक है, कब लागू किया गया था? 1793 के अंदर किया गया था। और लागू कौन करता है इसे? तो लागू करता है इसे ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन लागू करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी इसे लागू करता है। तो ये 3 छोटे सवाल याद रखने हैं और बड़ा सवाल ये आपके सामने है। चारों में से एक सवाल 100% छपेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 15वां सवाल है, जोतदारों की स्थिति क्या थी? वह जमींदारों से किस प्रकार प्रभावशाली होते थे? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2014 के अंदर सवाल है, पूछा गया है। इसका सही आंसर है 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए थे। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका है नियंत्रण था। आगे, गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती है। जोतदार गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदार अधिकारियों को अपने कर्तव्यों को पालन करने से रोकते थे। जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे उन्हें वह अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व की भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। और जब जमींदार की
जमींदारी का नीलाम किया जाता था तो अक्सर जोतदार ही उन जमीनों को खरीद लेते थे। तो ये था जोतदारों की स्थिति और जमींदारों से किस प्रकार से प्रभावशाली थे, उनका उत्तर ये है। ठीक है साथियों, अगला 16वां सवाल है, आपके अनुसार भारत के विभाजन के लिए कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी? ठीक है, माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2014 और 2016 के अंदर ये सवाल पूछा गया है। तो आपको लिखना है, अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रहे थे। उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों, साहित्य, लेखों तथा भारतीय मध्यकालीन इतिहास की घटनाओं को बार बार जिक्र किया और जिन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ाया। और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांगों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और पहली मांग थी उनकी कि मुसलमानों में मस्जिदों के सामने संगीत बजाए जाने, गोरक्षा आंदोलन तथा शुद्धिकरण आदि कार्यों से तीव्र आक्रोश व्याप्त था। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर परिस्थिति थी 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई, जिसका सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। तीसरा कारण है 1937 में संपन्न हुए चुनावों के बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और जिससे मुसलमानों के मन में निराशा उत्पन्न हुई थी। ठीक है, और चौथी परिस्थिति थी हमारे सामने, सांप्रदायिक दंगे भी विभाजन का कारण बने और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग पर बल देते हुए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था और उस दिन कलकत्ता में भीषण दंगा भड़का उठा और तथा विभाजन अप्रिय हो गया था। तो ये थी हमारे सामने कौन सी जो विभाजन है, भारत के विभाजन की परिस्थितियां हमारे सामने उत्तरदायी थी। तो इस प्रकार से भारत का विभाजन होना तय हुआ था, इस चीज़ों को आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपको और यहाँ पर एक प्रश्न का 3 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, और पहला सवाल यहाँ पर पूछा है कि मौर्य काल में सैनिक गतिविधियों के संचालन का उल्लेख कीजिए। तो मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया था। एक समिति और 6 उप समितियों का क्या किया गया था? उल्लेख किया गया था। प्रथम उप समिति का जो काम है वो नौसेना का संचालन, दूसरी समिति थी उसका काम था यातायात और खान पान का संचालन करना, तीसरी समिति का काम था पैदल सैनिकों का संचालन करना, चौथी का काम था अश्वारोही का संचालन करना, पांचवी उप समिति का कार्य था रथारोहियों का संचालन करना और छठी का काम था हाथियों का संचालन करना था। ठीक है, ये तो 6 समितियों के नाम और आपको जो कार्य क्या था ये याद रखना है। ठीक है, दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों व शिल्पकारों को नियुक्ति करना था। इस प्रकार से मौर्य काल में सैनिक गतिविधियों का संचालन हुआ करता था। यह भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है। आगे सवाल संख्या 18 आपसे पूछा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन में महान और लघु परंपराओं का उल्लेख, उस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो आपको महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए थे। महान परंपरा क्या होती है? तो किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था और इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी है। और दूसरी है लघु परंपरा। ठीक है, और लघु परंपरा होती है कृषक समुदाय अन्य लोकाचारों का भी पालन करते थे जो इस महान परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे और उसने इन्हें
हैं और लघु परंपरा के नाम से अभिहित किया। महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन भी हुए हैं। तो ये थी भक्ति आंदोलन के महान और लघु परंपराएं। आगे सवाल है 1857 के विद्रोह ने किस प्रकार वैधता हासिल कर ली थी। 3 नंबर का सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो आपको लिखना है 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था और शहर और आसपास के देहात के लोग जो सिपाहियों के साथ जुड़ गए थे। नेक्स्ट है आपके दिल्ली पर नियंत्रण तथा विद्रोह द्वारा वैधता की प्राप्ति। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यह जत्था था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा और बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं, क्योंकि वह हमें गाय और सुअर की चर्बी से लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे और इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था। शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर हो जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए थे। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मनवाने के अलावा और कोई चारा न था और इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली थी, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। ठीक है साथियों, तो ये था इसका सही आंसर। आगे सवाल है, आप कैसे कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारतीय शहरों के स्वरूप में परिवर्तन का एक नया चरण प्रारंभ हुआ है। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2022 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो वापस से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 18वीं शताब्दी में भारतीय शहरों के स्वरूप में परिवर्तन राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पतनोन्मुख हुए और नए नगरों का विकास होने लगा। ठीक है, दूसरी बात लिखना है यहाँ पर आपको कि मुगल सत्ता के क्रमिक क्षरण के कारण ही उनके शासन से संबंध नगरों का अवसान हो गया था। तीसरा है, मुगल राजधानियों दिल्ली और आगरा ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया। चौथा लिखना है, नई क्षेत्रीय ताकतों का विकास क्षेत्रीय राजधानियों लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपटन, पूना, नागपुर, बड़ौदा तथा तंजौर के बढ़ते महत्व में परिलक्षित हुआ। पांचवा है, व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार तथा अन्य लोग पुराने मुगल केंद्रों से इन नई राजधानियों की और काम तथा संरक्षण की तलाश में आने लगे। छठा कारण है, नए राज्यों के बीच निरंतर लड़ाइयों का परिणाम यह था कि भाड़े के सैनिकों को भी यहाँ तैयार रोजगार मिलता था। ठीक है, सातवां है, कुछ स्थानीय विशिष्ट लोग और उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य से संबंध अधिकारियों ने भी इस अवसर का उपयोग कस्बे और गंज जैसी नई शहरी बस्तियों को बसाने में किया है। आठवां पॉइंट लिखना है, कई स्थानों पर नए सिरे से आर्थिक गतिविधियां बढ़ी। कुछ अन्य स्थानों पर युद्ध, लूटपाट तथा राजनीतिक अनिश्चितता आर्थिक पतन में परिणित हुई। और नवा लिखना है, व्यापार तंत्रों में परिवर्तन शहरी केंद्रों के इतिहास को परिलक्षित हुए थे। ठीक है, तो ये थे 20 प्रश्न। इसके आगे आपसे निबंधात्मक सवाल पूछे जाएंगे जो आपको हम PDF भेज देंगे। उसका जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आपके RBSc क्लास 6 से 12, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो 21वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन की विशेषता लिखिए। अति महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है और 2023 के अंदर आना संभावित
है। नेक्स्ट है अथवा के अंदर हड़प्पाई शहरों की सबसे अनोखी विशेषता के नियोजित जल निकास प्रणाली है उसकी भी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। ये हमने अच्छी तरीके से नगर नियोजन को समझाया है। आप इस प्रकार से अगर लिख करके आओगे तो पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कुएं हो गए, बाल गोदाम, विशाल स्नानागार, इस प्रकार से आपको पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, अगला 22वां सवाल है 1919 तक महात्मा गांधी ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभर चुके थे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी, उदाहरण सहित कथन को सिद्ध कीजिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013 के अंदर ये सवाल पूछा गया है। और अगला सवाल है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के कारणों व आंदोलन के कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। तो ये 22वां सवाल है साथियों। एक सवाल बड़ा सवाल महात्मा गांधी से संबंधित आएंगे, या तो महात्मा गांधी जी के आंदोलन पूछेंगे, ठीक है, या उनके कार्य पूछेंगे। ठीक है, जितने भी आंदोलन आपको अच्छी तरीके से याद है उनको आप पढ़ करके जाना, ताकि एक आंदोलन 100% आपकी परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्नों की PDF है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा 23वां सवाल मानचित्र से संबंधित है। धोलावीरा, मथुरा, बम्बई, चंपारण और कोड दीजिए। ठीक है, ये 5 नंबर का मानचित्र एक आएगा और इसके अंदर दोनों मानचित्र अथवा के अंदर आएंगे। ठीक है, तो आप दोनों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कालीबंगा, पाटलिपुत्र, इलाहाबाद, दिल्ली और पांचला। ठीक है, पांचाल। तो हम क्या करेंगे, अब इनको आप देख लेना। हम आपको कुछ ऐसी जो है स्थानों के नाम लिख करके एक वीडियो बना देंगे, ताकि वही स्थान आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे और उनको आप सुबह एक बार हर रोज़ है मानचित्र के अंदर देख लेना, ताकि एक भी प्रश्न आपका मानचित्र का गलत नहीं होने देंगे। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है साथियों? अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आगे चौथा मॉडल पेपर जल्द ही लेकर के आएंगे और वह भी मॉडल पेपर हमारी मेहनत के हिसाब से हम अच्छा ही बनाएंगे। जितनी हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें साथियों इसके जो पूरे पहले प्रश्न छांटो, उसके बाद इसकी PDF बनाओ, कितनी मेहनत लगती है। फिर टाइप के अंदर नॉर्मल सी गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो भी कई लोग कमेंट कर देते हैं कि सर गलती हो गई। तो गलती होना स्वाभाविक है, गलती हो जाती है, हम पूरा प्रयास करते हैं गलती नहीं रहे। ठीक है, एक बार होने के बाद 3 बार चेक करते हैं, फिर आपके साथ वीडियो अपलोड करते हैं। तो छोटी मोटी गलती हो जाती है तो आप उसको थोड़ा सा सुधार लिया करो, ताकि गलती नहीं रहे। ठीक है, इसी के साथ साथियों आप सभी को जो मेरा निवेदन है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना है। ठीक है, आप सभी से निवेदन है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। आप संघर्ष करते रहो, आपकी निश्चित रूप से अच्छी जीत होगी। आप सभी अपने मित्रों को इस वीडियो को अपने साथ शेयर कर देना। तो आप सभी अपने माता पिता का, गुरुजनों का, किसानों का और सैनिकों का सम्मान करना। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।